हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि अभी मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ एक ओबीडी के ऊपर, मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक जो सिस्टम है उसके ऊपर। तो उस वीडियो बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि मैंने ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है जिस टॉपिक के ऊपर है, इसके रिलेटेड तो कभी वीडियो बनाई ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ को मैंने कवर अभी तक नहीं किया था। भले ही इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था टॉप 10 सेंसर करके BS6 गाड़ी में जो यूज़ होता है, वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन एक कम्प्लीटली डेडिकेटेड वीडियो ECU के ऊपर नहीं बनाया। तो आज इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो से मैं दो ऐसे क्वेश्चन, मेन जो मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे मिले थे और बहुत सारे एक जेन्युइन क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही ईजी तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि ECU हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या फिर आप कह सकते हो इंजन कंट्रोल यूनिट। ECU हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। पुराने गाड़ियों में हम लोग तो ECU यूज़ नहीं करते थे, तो अभी इस ECU को इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है। और दूसरा चीज़, ECU वर्क कैसे करता है और ECU का जो बेसिक फंक्शन है बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि ECU हम लोग क्यों यूज़ करते हैं अभी के टाइम पे, अभी जो BS6 गाड़ियाँ है उसमें। और कार्स की बात करें वो तो बहुत सालों पहले से ही ये लॉन्च हो गया था, ECU बेस्ड गाड़ियाँ। तो नॉर्मली अगर बात करें पुराने गाड़ियों में, BS4 में मोटरसाइकिल्स की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि ECU तो नहीं रहता, लेकिन उसमें क्या होता है, इग्निशन सिस्टम रहता है जो CDI बेस्ड होता है। नॉर्मली अगर बात करें ज़्यादातर मोटरसाइकिल में हुआ करता था। तो वो जो CDI यूनिट है वो ही एज ए ECU वर्क करता है। ECU यानी एक कंट्रोल यूनिट। तो उस टाइम पे ECU नहीं बोलते थे उसको, लेकिन एक कंट्रोल यूनिट था वो CDI भी, और CDI ही पूरे इंजन को कंट्रोल करता था। उस टाइम में कंट्रोलिंग के लिए बहुत सारे कम चीज़ें थी, बस एक स्पार्क था जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ता था, और वो चीज़ आसानी से हो जाता था CDI से। और भी पुराना अगर इंजन्स की बात करें, अगर एग्जांपल लूँ मैं, मारुति 800 का जो कार्बोरेटेड वाला इंजन था, उसमें अगर बात करें तो उसमें तो CDI भी नहीं था। उसमें नॉर्मल एक बैटरी इग्निशन सिस्टम था, एक कॉयल रहता था बड़ा सा जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता था, जिससे करंट जनरेट होता था हाई वोल्टेज। तो उसमें कार्बोरेटेड था, तो उसमें फ्यूल इंजेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था, ऐसे कोई ECU भी नहीं होता था उस गाड़ी में। तो उसमें एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रहता है एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर। तो ये जो दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ डिसाइड करता था कि कौन सी सिलेंडर में कब स्पार्क कराना है। उसका जो एडवांस होता है, स्पार्क एडवांस करके एक चीज़ होता है, जो RPM बढ़ते बढ़ते स्पार्क एडवांस भी बढ़ाना पड़ता है। इसके रिलेटेड वैसे मैंने वीडियो बनाया स्पार्क एडवांस के रिलेटेड भी, अगर हो सके तो लिंक डाल दूंगा मैं। तो वो जो चीज़ है वो भी क्या होता है, मैकेनिकली कंट्रोल होता है। एक डायाफ्राम वाल्व रहता है, डायाफ्राम जैसा एक चीज़ रहता है जो कार्बोरेटर के साथ लगा होता है। और जब आप RPM बढ़ाते हो इंजन का, जब कार्बोरेटर में सक्शन प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या होता है, वो डायाफ्राम खुलता जाता है, जिससे मतलब इंजन को पता चलता है, ECU तो नहीं है, इंजन को पता चलता है कि हमें ज़्यादा स्पार्क एडवांस चाहिए। और वो चीज़ क्या होता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अंदर वो जो एक डायल होता है उसको घुमा देता है, जिससे स्पार्क एडवांस होता है। ज़्यादा टेक्निकल है, अगर कभी मुझे मिला वो मैकेनिकल चीज़ एक्सेस कर पाया मैं, तो आपको अच्छे से वीडियो बना के दिखा दूँगा। ऐसे तो अभी मैं बता ही सकता हूँ आपको। तो ये चीज़ होता था पहले। उसके बाद आया CDI या फिर कोई भी जो इग्निशन सिस्टम है उसकी बात करें तो उसी में सारा चीज़ कंट्रोल हो जाता था। लेकिन जब हमारा इंडिया में BS6 रेगुलेशन आया, या फिर आप कह सकते हो जो पोल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट हो गए, या फिर इंजन्स जो है, मैन्युफैक्चरर्स जो है, वो लोग चाहते हैं कि अपने इंजन को और भी ज़्यादा रिफाइंड बनाए, और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, और भी ज़्यादा एडवांस बनाए। उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ECU का और फ्यूल इंजेक्शन का। क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन में हमें कंट्रोल ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ECU। तो अभी मैं बताता हूँ आपको उसमें होता क्या है। तो अभी हम लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं हमारा जो सेकंड जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसकी तरफ। तो ECU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट है, और ECU इनपुट्स लेता है और आउटपुट सेंड करता है। इनपुट्स कहाँ से लेता है, जो सेंसर्स होता है उससे, और आउटपुट सेंड करता है आपके एक्चुएटर्स पे। तो यहाँ पे एक्चुएटर्स जो है वो क्या है, वो है हमारा स्पार्क प्लग जो पहले भी हुआ करता था। उसके बाद है हमारा फ्यूल इंजेक्टर, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है अभी सारे।
तो ये दोनों हो गए एक्चुएटर, और भी बहुत सारे एक्चुएटर है, लेकिन मैं यहाँ पे बस बात कर रहा हूँ जो मेजर चीज़ें हैं, मेजर सेंसर्स के बारे में बात करूँगा और मेजर जो एक्चुएटर्स है। यहाँ पे हमारे पास 2 है। और सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं इंजन में, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंसर्स है उसकी तरफ अगर जाए तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है इंजन का जो टेम्परेचर है वो क्या है। अगर आपके इंजन अगर लिक्विड कूल्ड सिस्टम है उसमें, मान लीजिए कूलेंट यूज़ होता है उसमें, तब तो कूलेंट का टेम्परेचर ले लेते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इंजन के अंदर जो ऑयल फ्लो होता है, इंजन ऑयल, उसका टेम्परेचर ले लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है हमें इंजन का टेम्परेचर क्या है। और हमें क्या चाहिए होता है, जो एटमॉस्फेयर, एयर जो है उसका टेम्परेचर, क्योंकि एयर का टेम्परेचर डिफरेंट रेंज पे डेंसिटी चेंज होता रहता है। एयर का टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर में डिफ़र होता है डेंसिटी, उस कारण से हमें उसका टेम्परेचर भी ज़रूरत पड़ता है, जो ECU अपना एनालाइज करता है अंदर, उसके लिए। ये तो दोनों हो गए, थोड़ा माइनर है, मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं रखूँगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंसर है, जो 3 सेंसर है, वो सबसे पहला है CKP, या फिर हम कह सकते हैं क्रैंक पोजीशन सेंसर। और ये सेंसर हर एक इंजन्स में यूज़ होता था, मतलब अगर पुराने वाले जो BS4 इंजन है उसकी बात करें तो उसमें भी यूज़ होता था, क्योंकि यही सेंसर डिसाइड करता है कि आपका इंजन का जो पिस्टन है वो कब टॉप में है, टॉप डेथ सेंटर में, क्योंकि उसी टाइम पे हमें स्पार्क करना होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे, और उसी टाइम पे हमें फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ता है सक्शन के टाइम पे। तो वो वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेंसर है वो लगा रहता है आपके क्रैंक शाफ्ट के साइड में, जो आपका इग्निशन कॉयल होता है, इग्निशन नहीं, जो कॉयल रहता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ऑल्टरनेटर और जो मैग्नेट कॉयल रहता है उसके साइड में लगा रहता है। इसको हम लोग पिकअप कॉयल भी कहते हैं। तो ये जो हो गया, ये हमें डिसाइड करता है कि कब हमारा पिस्टन टॉप में है या फिर इंजन का RPM क्या है, वो सब। उसके बाद जो 2 सेंसर है जो इम्पोर्टेंट है वो है TPS, मतलब थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो डिसाइड करता है आपने कितना थ्रोटल एक्चुएट किया। थ्रोटल मतलब बटरफ्लाई वल्व, वो कितना खुला हुआ है। और जो आखिरी सेंसर है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मैप सेंसर। कभी कभी मैप होता है, कभी कभी मैप होता है, लेकिन ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स की बात करें तो मैप सेंसर यूज़ होता है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो ये जो सेंसर है, इससे ये क्या डिफ़ाइन करता है, ये पता करता है कि आपके इंजन में लोड कितना है। मतलब आपके इंजन में अगर आप थ्रोटल दे के रखे हो तो थ्रोटल के हिसाब से कितना वैक्यूम जनरेट कर रहा है, कितना सक्शन क्रिएट कर रहा है पिस्टन, उसके ऊपर डिसाइड करता है कितना लोड में है, क्या कम लोड में है या फिर ज़्यादा लोड में है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आपने थ्रोटल तो पूरा दे दिया, लेकिन आपका जो वैक्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब इंजन का RPM भी कम है और जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या है, इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, जिसके कारण से उसका जो स्पीड है वो भी नहीं बढ़ पा रहा। तो ये बस एक बेसिक एग्जाम्पल था, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग आइट्रेशन हो सकते हैं इसके। तो ये जो सेंसर्स है इनका काम यही है, इंजन का जो डिमांड है, इंजन का जो रिक्वायरमेंट है, इंजन के ऊपर कितना लोड आ रहा है उसको डिफ़ाइन करना। तो अभी क्या होता है, इनसे सारा डाटा लेता है ECU लेके एनालाइज करता है, एनालाइज करके आपका जो स्पार्क है या फिर जो आपका इंजेक्टर है उसमें सेंड करता है। तो टाइमिंग के लिए हो गया CKP, मतलब क्रैंक पोजीशन सेंसर, और कितना हमें फ्यूल इंजेक्ट करना है उसके लिए हो गया ये जो लोड और TPS वाला मैंने बताया, मैप और TPS वाला चीज़। और एयर जो टेम्परेचर है वो भी उसी में आ जाता है इंक्लूड। और स्पार्क जो है, स्पार्क में इंटेंसिटी तो सेम ही रहता है हर टाइम पे, लेकिन हमें स्पार्क में क्या होता है, टाइमिंग चाहिए होता है। तो टाइमिंग मिल जाता है ये जो क्रैंक सेंसर है उससे। आशा करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ मैं, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये तो हो गया नॉर्मल काम, यहाँ से इनपुट ले लिया, यहाँ से आउटपुट दे दिया। तो ये जो अभी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स क्या है, फ्यूल इंजेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है पेट्रोल इंजन के लिए। फ्यूल हमेशा हमें भी बहुत ही सेट रखना पड़ता है। फ्यूल अगर कभी ज़्यादा हो गया, मतलब रीच कर दिया फ्यूल, तो इंजन में दिक्कत है। और अगर फ्यूल कम कर दिया एयर के कंपैरेटिव, तो उसमें भी दिक्कत है, लीन मिक्सचर हो जाएगा। इंजन के अंदर अनकंट्रोल कंबशन हो सकता है, नॉकिंग हो सकता है, इंजन में टेम्परेचर राइज हो सकता है बहुत ज़्यादा, जिससे भी इंजन में प्रॉब्लम्स आ सकती है।
इसी कारण से एक रेशियो होता है जो हम लोग चाहते हैं कि मेंटेन हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, और जो होता है 14.7:1, मतलब 14.7 पार्ट एयर और 1 पार्ट फ्यूल इंजन के अंदर होना चाहिए हर एक कंबशन पे। और इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और एक सेंसर यूज़ करते हैं जो होता है ऑक्सीजन सेंसर, जो आपने देखा ही होगा किसी भी मोटरसाइकिल में, क्योंकि वो एग्जॉस्ट में लगा रहता है। ये सेंसर क्या करता है, ये देखता है कि एग्जॉस्ट गैसेस में कितना ज़्यादा फ्यूल है और कितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है एक्चुअली। तो उससे हिसाब से वो डिसाइड करता है आपका जो फ्यूल एयर मिक्सचर है वो क्या सेट है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा फ्यूल डाल दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा बर्न हो जाएगा और अनबर्न जो पेट्रोल है वो एग्जॉस्ट से निकलता जाएगा। तो इस सेंसर को पता चल जाएगा कि आपने फ्यूल ज़्यादा दिया है, तो वो इश्यू को बताएगा कि फ्यूल को कम कर देने के लिए। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि फ्यूल आपने कम दिया और ऑक्सीजन जो बर्न ही नहीं हुआ वो एग्जॉस्ट से निकलता हुआ आ रहा है, तो उससे वो कैच कर लेगा, वो इश्यू को बताएगा कि आपने फ्यूल कम डाल दिया है तो थोड़ा और फ्यूल दे दीजिए। तो मतलब ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो कभी कभी हमें फ्यूल एयर मिक्सचर जो है वो उसको लीन भी कराना पड़ता है और रिच भी कराना पड़ता है, वो आरपीएम की बेसिस में चेंज होता रहता है। लेकिन जनरल वे में आपको बताऊँ तो यही वर्क है ये जो सेंसर है इसका। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है, इंजन को चलाने के लिए नहीं, लेकिन इंजन को सही से चलाने के लिए। तो ये थे कुछ सेटअप का आइडिया, आशा करो तो आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैंने अभी डिस्कस किया। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताना चाहता था ग्राफ के रिलेटेड कि अलग अलग आरपीएम पे, अलग अलग लोड की कंडीशन पे हम लोग ये जो फ्यूल एयर मिक्सचर है वो कैसे चेंज होता है, उसका एक 3D ग्राफ बनता है। और साथ में जो स्पार्क एडवांस का बात कर रहा था मैं, पुराने वाले इंजन में, मारुति वाले इंजन में जो वैक्यूम से कंट्रोल होता है, अभी तो इश्यू है, इश्यू से कंट्रोल होगा, तो उसके हिसाब से भी एक ग्राफ बनता है। तो सारा चीज़ कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में, थोड़ा सा और टेक्निकल बात करेंगे उस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो और अभी तक वीडियो देख लिया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।